अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं यासिर नदीम अल-वाजदी। सर्जिकल स्ट्राइक की 25वीं किस्त के साथ आप हजरात की खिदमत में हाजिर हूं। हमने अभी अभी 69वां रिपब्लिक डे मनाया है। हर तरफ वतन परस्ती के नगमे गाए गए, झंडे लहराए गए, नेशनल एंथम को सलामी दी गई। यकीनन इस मंजर ने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों में फख्र का एहसास जगाया है। 26 जनवरी के बाद कुछ ही दिनों के बाद एक और दिन आता है और यह है 30 जनवरी का। 30 जनवरी को गांधी जी का कत्ल हुआ था और इस तरह उनके साथ उनके ख्यालात को मार देने की कोशिश की गई थी। गांधी जी बहरहाल इंसान थे, उनको एक न एक दिन जाना था, लेकिन उनके ख्यालात ऐसे नहीं थे कि उनके असैसिनेशन के बाद मुल्क उनके ख्यालात को भुला दे। गांधी जी के ख्यालात ने नई दुनिया को रवादारी सिखाई है। नॉन वायलेंट मूवमेंट्स के लिए उनके ख्यालात निशाने राह थे और उनके ख्यालात ने दुनिया के बड़े बड़े सियासतदानों को मुतासिर किया है। बहुत सी तहरीकों ने उनकी बुनियाद पर जन्म लिया है और बहुत सी कौमों ने तरक्की हासिल की है। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस मुल्क में गांधी जी जिए और जहां वो मरे, उसी मुल्क में उनके कातिल नाथूराम गोडसे का मंदिर भी बनाया गया और उसकी पूजा भी की गई। आज गोडसे को वीर गोडसे के नाम से पुकारा जा रहा है और उसके ख्यालात को हर जगह प्रमोट किया जा रहा है। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है और इस सूरत हाल पर नेशनल लेवल पर डिस्कशन होना चाहिए था, लेकिन हमारी मीडिया जब करनी सेना के दहशतगर्दों से फारिग हो ले तो शायद इस पर बहस करे। शायद जब हमारी मीडिया हिंदू वर्सेस मुस्लिम के इशू से फारिग हो ले तो इस तरफ तवज्जो करे। शायद हमारी मीडिया जब एक खास आइडियोलॉजी और मेंटालिटी से निकल आए तो इसके ऊपर भी बात करे। लेकिन जब तक मीडिया खामोश है, हम बोलेंगे और हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं, इस मुल्क की मशहूर शख्सियत प्रोफेसर अपूर्वानंद झा। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर हैं, लेकिन गांधी जी के नजरियात से आपको एक खास ताल्लुक है और इन नजरियात को प्रमोट करने में आपका एक खास किरदार और रोल रहा है। बिलाशुबा प्रोफेसर साहब इस मुल्क के उन चंद चेहरों में से हैं कि जिनको देखकर दिल में तसल्ली महसूस होती है और यह एहसास होता है कि रवादारी अभी जिंदा है, इंसाफ अभी बाकी है और तरक्की की रोशनी अभी बुझी नहीं है। मैं प्रोफेसर साहब का इस्तकबाल करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब, मुझे बहुत खुशी है आज आपके साथ बातचीत करके। थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल, जैसा कि हम जिस दौर में जी रहे हैं, अभी हमने 26 जनवरी मनाई, जैसा कि मैंने अभी कहा, और 30 जनवरी आ रही है। हम बिल्कुल उसके जिस वक्त ये शो नशर हो रहा है उस वक्त हम बीच में हैं। सवाल सबसे पहला ये है कि अगर हम ये कहें कि इंडिया में, हिंदुस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कहीं हिपोक्रेसी और मुनाफकत है तो वो इंडिया में है, क्योंकि जो मुल्क गांधी जी के नजरियात को और गांधी जी को सेलिब्रेट करता हो और उसको क्लेम करता हो कि हम गांधी जी को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसी मुल्क में एक बहुत बड़ी तादाद गोडसे के ख्यालात को भी फॉलो करती हुई नजर आती है। क्या ये कहना कि हम हिपोक्रेसी के एक दौर में जी रहे हैं सही होगा? मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी नहीं हो रही है कि मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। हम एक तरह से खुद को धोखे में रखे हुए हैं, क्योंकि हम गांधी जी का नाम तो लेते हैं और हम ये कहते हैं कि भारत एक अजीम मुल्क है इसलिए कि यह अहिंसा में यकीन रखता है, लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि आज आज़ादी के 70 साल के बाद, और जैसा आपने याद दिलाया गांधी जी की शहादत के 70 साल बाद, हिंदुस्तान फिर से एक ऐसी हालत में पहुंच गया है जहां हिंदुस्तान का शायद ही कोई कोना हो जहां यहाँ की अक़लियत महफूज महसूस कर रही हो। हम हर रोज ही इस तरह के किस्से सुनते हैं, इस तरह की खबरें पढ़ते हैं। अभी कल ही खबर आई है दिल्ली के बगल से, जहां एक बूढ़े मुसलमान को बुरी तरह से पीटा गया पंचकुला में, और पुलिस ने यह कहकर पीटा कि तुम मुसलमान हो और तुम पाकिस्तानी हो, और उसे नंगा करके पीटा गया। और वह जिल्लत की आग में जल रहा है। वह शख्स जो बूढ़ा है और जिसकी उम्र लगभग हिंदुस्तान की उम्र के बराबर होगी या शायद उससे ज्यादा होगी। अफराजुल का कत्ल अभी 2 महीना पहले हुआ है राजसमंद में, और बंगाल से आया हुआ एक मजदूर जिसने अपनी माली हालत कुछ ठीक की थी,
और उसे नहीं जानने वाले एक हिंदू ने उसका कत्ल बेरहमी से सिर्फ इसलिए किया कि वो मुसलमान था। और उसके मारे जाने के कुछ दिन बाद उसी इलाके से आए हुए एक दूसरे मुसलमान मजदूर का कत्ल जयपुर में हुआ है, जिसकी शक्ल बिगाड़ दी गई है मारे जाने के पहले। तो यह मंजर हम हिंदुस्तान में हर जगह देख रहे हैं, वो चाहे बंगाल हो, चाहे असम हो, बिहार हो। अभी उत्तर प्रदेश में कल एक जगह एक वारदात हुई है जिसमें एक शख्स मारा गया है पुलिस की गोली में। तो जब ये हालात हैं मुल्क में, तो क्या आपको नहीं लगता कि गांधी जी के ख्यालात को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है, और अगर है तो सिविल सोसाइटी इस ताल्लुक से क्या कर रही है? गांधी जी के ख्यालात से हमने एक तरह से मुंह फेर लिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि एक छोटी आबादी है जो लड़ रही है बहादुरी के साथ उन ख्यालात को जिंदा रखने के लिए और मुल्क को याद दिलाने के लिए कि उन्हीं ख्यालात की बुनियाद पर इस मुल्क की तामीर हुई है और यह मुल्क टिका रह सकता है। अगर आपने उन ख्यालात को ख़त्म कर दिया तो इसकी इमारत भर के गिर जाती है, बुनियाद ही नहीं रहती है। क्योंकि आखिर हिंदुस्तान एक तरह का वायदा है जो अलग अलग मजहबों के, कम्युनिटीज़ के लोगों का एक दूसरे से किया गया वायदा है। किसी दूसरी ताकत ने यह वायदा ये समझौता उनके बीच नहीं करा है, यह समझौता उन्होंने किया है। और जो वायदा ये था कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जिसमें आप तादाद के बल पर ये नहीं कहेंगे किसी दूसरे को जिसकी तादाद कम है कि आप तो हमारी तरह रहेंगे, आपको हमारे रहने सहने का तरीका अख्तियार करना होगा, अपनाना होगा, और तभी आप हिंदुस्तानी कहलाएंगे। हम हिंदुस्तान का एहतराम जिस तरह करते हैं, अगर आप नहीं करते उस तरह तो आपको हम हिंदुस्तानी नहीं मानेंगे। यह बात नहीं थी, लेकिन अब यह दिखलाई पड़ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत तकलीफ के साथ इस बात को कबूल करना पड़ता है कि शायद हम इस दौर में हैं जहां गांधी जी के जो उसूल थे, उनके जो ख्यालात थे, उनको बचाने की लड़ाई एक फैसलाकुन दौर में है। और आगे हिंदुस्तान कैसा होगा ये इस पर है कि इस लड़ाई में कौन जीतता है। तो इसका मतलब ये कि आपकी बातों से ये अंदाजा हो रहा है कि हो सकता है कि गुज़िश्ता 70 सालों में मुल्क में ऐसे हालात आए हों जहां पर लॉस ऑफ लाइफ ज्यादा हुआ हो, लेकिन आइडियोलॉजिकल वॉर जो इस वक्त चल रही है, शायद ये मुल्क में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि जहां गांधी वर्सेस गॉडसे इस वक्त ये हालात चल रहे हैं, और दुनिया ये देखना चाह रही है कि आखिर में गांधी जी के ख्यालात को फतह हासिल होती है या फिर गोडसे के नजरियात को। क्या आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं? क्या वाकई आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है? ये कहना चाहता हूं कि गांधी के बराबर गोडसे को नहीं रखा जा सकता जी। अगर आप कहना ही चाहेंगे तो कहना पड़ेगा गांधी और सावरकर। और एक तरह से हमने अपने कदम उसी वक्त पीछे खींच लिए थे, और यह हिंदुस्तान के, आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख का एक ऐसा पड़ाव था जिस पर हमने बहुत सोचा नहीं है, जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सावरकर की तस्वीर लगा दी गई थी। तो आपने एक ऐसे शख्स की तस्वीर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में लगा दी जिस शख्स पे गांधी के कत्ल की साजिश में शामिल होने का इल्जाम था, और जो सिर्फ इस वजह से बचा कि पूरे सबूत इकट्ठा नहीं हो पाए जो इसको साबित कर सकें। लेकिन जेवालाल कपूर रिपोर्ट ये कहती है कि यह साजिश वहीं से रची गई थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी कहना है कि उनमें कोई शक नहीं कि सावरकर की सदारत में यह साजिश रची गई थी बापू की हत्या की। तो यह जो दो आइडियोलॉजीज की लड़ाई है, इसमें हम एक कदम पीछे तो तभी हट गए थे जब हमने सावरकर को गांधी के सामने उनकी तस्वीर टांग दी। एक कदम पीछे हम तब हटे थे। लेकिन अब आप यह कह सकते हैं कि सावरकर के विचार को मानने वालों की हुकूमत है। और फिर जैसे आपने कहा था हिपोक्रेसी ये है कि वे सब गांधी का नाम ले रहे हैं, जिन्होंने गांधी के कत्ल की साजिश करने वाले और गांधी के ख्यालात की जिंदगी भर मुखालफत करने वाले सावरकर को ही अपना आइडियोलॉजिकल गुरु घोषित किया हुआ है। वे सब साथ साथ गांधी का नाम भी ले रहे हैं, और हम इस धोखेबाजी को कबूल करने को तैयार हैं। तो हिंदुस्तान, जैसा मैंने कहा, कि एक बहुत मुश्किल दौर में फंसा हुआ है, और उसको एक बार
खुद में झांक के देखने की जरूरत है कि पहले वो इस धोखेबाजी से उभरे तो उसके बाद ये लड़ाई लड़ी जा सकेगी। और आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि पहले भले ही ज्यादा संख्या में जाने जा रही हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने जो ट्रेंड देखा है वो ट्रेंड ये है कि बड़ी तादाद में जाने नहीं जाएंगी। यानी हमला अब सामूहिक नहीं होगा, कलेक्टिव नहीं होगा, लेकिन ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि हर एक मुसलमान चौकस हो जाए, वो अपने आप को देख भाल के निकले घर से, वो अपना टिफिन जांच ले, वो ये देख ले कि ट्रेन में जब वो बैठ रहा हो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अगल बगल में बैठने वाले उसे चाकू से गोद डालेंगे, या उसके टिफिन से कोई ऐसी बू निकलेगी, ऐसी खुशबू निकलेगी जिससे लगेगा कि इसमें गोश्त है और इस वजह से उसे मार दिया जाएगा। तो अब हालात ये हैं कि कोई कलेक्टिव वायलेंस बड़ा शायद ना हो, लेकिन एक दहशत, एक खौफ हर मुसलमान और हर ईसाई के मन में बिठा दिया जाए। वो हर समय सावधान रहे, हर समय चौकस रहे, हर समय सिकुड़ कर रहे। जी, आपने अभी जिक्र किया बीफ का, उसके ऊपर, बल्कि टिफिन का, उसके ऊपर मैं अभी बाद में आऊंगा। बल्कि मैं आपको एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ। मेरे फोन में वो वीडियो है, पता नहीं आप उसको देख पाएंगे या नहीं। ये एक वीडियो है जिसमें, ये मुंबई की है, और इसमें कुछ नौजवान लड़के हैं जो आरएसएस का भगवा झंडा मोटरसाइकिल पर लेकर 26 जनवरी के दिन जय श्री राम के नारे लगाते हुए पूरे मुंबई में जा रहे हैं। ये इस वक्त सूरत हाल है कि जिस दिन मुल्क तिरंगे को सलामी दे रहा था और जिस दिन जनगण मन गाया जा रहा था, पूरे मुल्क में उस वक्त एक आइडियोलॉजी से मुतासिर कुछ नौजवान मोटरसाइकिलों पर जय श्री राम के नारे लगाकर और भगवा रंग का झंडा लहरा रहे थे। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी आबादी, 14% से ज्यादा ऐसी है कि जिनको नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट फिर इन लोगों से लेना पड़ता है जो तिरंगे को सलामी नहीं देते। आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि नहीं? आपने शुरू में हिपोक्रेसी की बात की थी, मैं हिपोक्रेसी की तरफ आना चाहता हूँ जी। जो वे लोग हैं जिन्होंने तिरंगा जब कबूल किया गया हिंदुस्तान के झंडे के तौर पे, तब कहा कि 3 रंग अशुभ होते हैं, इनऑस्पिशियस हैं, इसलिए तिरंगे को कबूल नहीं किया जा सकता। उन्हीं के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने यह कहा था कि तिरंगे के बीच में जो चक्र है वह दरअसल बौद्ध ट्रेडिशन से आता है, वो अशोक के सारनाथ का चक्र है, जो बात सही है। और इसलिए उन्होंने कहा कि यह झंडा सेक्युलर तो है ही नहीं, ये लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था। और तो यह कहा गया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से कि तिरंगा झंडा भारत के लिए अशुभ है। उन्हीं लोगों ने यह कहा था कि संविधान भी भारत का बदल देना चाहिए, और अब वे इस बात को दोहरा रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने पिछले 20 वर्षों में तिरंगे को थाम लिया और यह कहना शुरू किया कि साहब, जो तिरंगे को सलाम नहीं करता वो देशद्रोही है। इन्होंने तिरंगा यात्राएं निकालना शुरू की, तिरंगा सफर निकालना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में कल जो तशद्दुद की वारदात हुई है वह भी तिरंगा यात्रा के दौरान हुई है। तो आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, उसके पहले मुरली मनोहर जोशी ने तिरंगा यात्रा निकाली। तो अब तिरंगा एक तरह से, इन्होंने जब यह देखा कि भगवा के बल पे हम नहीं आगे बढ़ सकते तो हम तिरंगा को ही कब्जा कर लें और तिरंगे से ही अब हम डराना शुरू करें लोगों को, तो फिर भगवा और तिरंगा में फर्क मिट गया। अब तिरंगा वह काम कर रहा है जो पहले भगवा किया करता था। आप यह भी याद रखें कि हिंदुस्तान में हमेशा एक छोट ह्यूमन मेजर, इसलिए हम तिरंगे को बहुत बड़ा करके, बहुत जायंट साइज में कभी भी लहराते नहीं थे। लेकिन इस सरकार के आने के बाद ये कहा जा रहा है कि 300 मीटर का डंडा होना चाहिए और जायंट साइज का तिरंगा होना चाहिए। तो जब आप यह करने लगते हैं तो आप दरअसल तिरंगे को धमकी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं और तिरंगे और भगवा का फर्क मिट जाता है। इसलिए हिंदुस्तान में लोगों को इस बात पे कोई एतराज नहीं होगा कि मोटरसाइकिल पर भगवा झंडा लेकर 26 जनवरी के दिन जय श्री राम का नारा लगाते हुए लोग निकल जाएं। लेकिन अगर उनसे यह पूछा जाए कि अगर इस दिन कुछ लोग चांद और सितारा या हरा झंडा लेकर निकले तो फिर आप उनका क्या करेंगे? सही। तो जाहिर है उनको देशद्रोही कहा जाएगा, उनको दहशतगर्द कहा जाएगा, उनकी पिटाई की जाएगी। जी जी। हालांकि हरा झंडा हो सकता है कि सिर्फ मजहब का प्रतीक हो, वो किसी दूसरे देश का झंडा ना हो।
इसका और मतलब जैसे ये है कि ये जो भगवत गीता को आइडियोलॉजी है ये हर चीज को कैप्चर करने और हाईजैक करने में बहुत माहिर जी है। हाँ, जैसे इन्होंने तिरंगा को हाईजैक किया, जैसे अब इन्होंने जनगण मन को हाईजैक कर लिया है। जी यानी अब यह कहा, पिछले 3 साल से यह चल रहा है कि आप जनगण मन गाते समय खड़े नहीं होते हैं, आप जनगण गाते समय एहतराम नहीं करते हैं। अरे भाई, आपको तो जनगण मन में विश्वास ही नहीं था। सही। आप तो 70 साल से भी ज्यादा से ये अफवाह फैला रहे थे कि रविंद्रनाथ ठाकुर का जनगण मन राष्ट्रगान होना नहीं चाहिए, क्योंकि यह ब्रिटिश हुक्मरान के लिए लिखा गया था। तो जी यह अफवाह आप उड़ा रहे थे। अब आपने देखा कि यह लोगों के जुबान पर चढ़ा हुआ है, तो आपने इसको हाईजैक किया और सही। अब आप इसी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सचमुच ये दौर एक बहुत बड़ी धोखेबाजी का, सेल्फ डिसेप्शन का, हिपोक्रेसी का दौर है। और हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मसला ये है कि हमें इसमें लपेट लिया गया है, और हम सब लोग इतने ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करते हैं कि हम खड़े होकर नहीं कह पाते कि भाई तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि हम तिरंगा के सामने खड़े हो कि ना हो। सही। हमें यह भी याद नहीं कि 1947 में कलकत्ते में एक एक सभा में जब वंदे मातरम गाया गया, तो शहीद सोहरावर्दी तो खड़े थे, बाकी लोग खड़े थे, गांधी जी बैठे हुए थे। और गांधी जी ने कहा उसके बाद कि खड़े होकर झंडे को सलाम करना, किसी गीत का एहतराम करना कतई जरूरी नहीं। असल चीज है कि आपके दिल में वो बात है कि नहीं। तो आपके दिल में तो यह है कि देखो देखो, मैंने लोगों को कितना बेवकूफ बनाया, और जुबान से आप कह रहे हैं कि आप एहतराम नहीं करते। गांधी जी के बारे में जो आपने बात की है कि वो खड़े नहीं हुए, ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूं कि इससे गांधी जी की बसीरत का पता चलता है कि वो कितने आगे की देख रहे थे कि आगे मुल्क में क्या हालात होने वाले हैं। मैंने अभी उनकी कुछ किताबें पढ़ी हैं और इससे पहले हकीकतन मैंने भी गांधी जी को उस तरीके से नहीं समझा था और जाना था कि जब मैंने सोचा कि जब मैं प्रोफेसर अपूर्वानंद झा से बात करूंगा तो हो सकता है कि कुछ इस तरह की बात आए, तो मुझे खुद गांधी जी को पढ़ना चाहिए पहले, अगर हम गांधी जी के नजरियात को समझ रहे हैं और उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए तो ये तो आपकी फील्ड है, लेकिन हमारे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके लिए ये बिल्कुल एक नई बात है। उनकी मैंने कुछ इक्तिबासात और कुछ कोट्स पढ़े, खुसूसन कम्युनलिज्म को लेकर, फिरका परस्ती को लेकर। मसलन उन्होंने एक जगह लिखा, एक हरिजन में 10 फरवरी 1940 में उन्होंने लिखा है कि मेरी अभी तक ये राय है कि मैं सियासत से मजहब के जुदा होने को तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दर हकीकत मजहब को तो हमारे हर काम पर हावी होना चाहिए, लेकिन इस सूरत में मजहब के माना फिरका परस्ती और कम्युनलिज्म नहीं है, बल्कि दुनिया की एक मुनज्जम अखलाकी हुकूमत में यकीन रखने के माना है। ये इतना जबरदस्त कोट है कि हम पूरी दुनिया की एक मुनज्जम अखलाकी हुकूमत, जिसको जिसको कोई मुसलमान अल्लाह कहते हैं, हिंदू ईश्वर कहते हैं, या उसको गॉड कहा जाता है, एक मुनज्जम अखलाकी हुकूमत में एक इंसान यकीन रखे, लेकिन फिरका परस्ती में न रखे। इस तरीके से अगर आप पॉलिटिशियन होकर अपने मजहब पर अमल करते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। तो ये इस तरह के बहुत सारे कोट्स गांधी जी की किताबों में मिलते हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर ये कोट्स कहाँ खो गए और हमारी नई नस्ल को, हमारे नौजवानों को ये बातें क्यों नहीं पता कि हमें किताबों के ढेर में गांधी जी की कोई किताब मिलती है और जब हम सफात पलटते हैं तो कहीं जाकर ये कोट मिलती है। तो ये एक इतना अहम और इतना तारीखी इक्तिबास है और अफसोस कि हमारी नौजवान नस्ल इससे वाकिफ नहीं है। यह एक बात है कि इससे वाकिफ नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि नौजवानों में बहुत सारे लोग, वो हिंदू भी होंगे और मुसलमान भी होंगे और दूसरे मजहबों के भी होंगे, वे ज्यादा से ज्यादा ये बताना चाहते हैं कि वे मजहबी हैं, लेकिन मजहबी होने का मतलब क्या है इस पर वो कभी गौर नहीं करते। अगर वे थोड़ा ध्यान दें तो उन्हें यह दिखलाई पड़ेगा कि वो दरअसल रिलीजन के या मजहब के या धर्म के कंज्यूमर हैं। अगर उनसे खुद ये पूछा जाए कि तुम इसको क्या समझते हो, किस तरह समझते हो, और खुद तुम्हारा पर्सनल या जाति कंट्रीब्यूशन क्या होगा इसमें, तो फिर शायद उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो हम सब के सामने इंसानों के तौर पर, और अगर हम खुद को मजहबी कहते हैं, तो हमारे सामने एक चैलेंज ये है कि हम मजहब के बारे में खुद अपनी कोई जाति राय रख पाते हैं कि नहीं, या सिर्फ उसे कंज्यूम कर रहे हैं। अब मुझे लगता है हम सारे लोग मजहब को कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे वो और जितने, जैसे हम फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं, वो जितना उसको कंज्यूम करने में हमें कम मशक्कत हो उतना ही हमें अच्छा लगता है।
क्योंकि मजहब आसान चीज नहीं है। आप कुरान पढ़ते हैं, गांधी ने कुरान पढ़ी पूरी की पूरी। Yeah. उन्होंने आखिरी दिनों में 1948 में अपना उपवास तोड़ने के बाद कहा कि मैं चाहूंगा कि मुसलमान गीता पढ़ें, हिंदू कुरान पढ़ें, सारे लोग, और ईसाई भी ये दोनों ग्रंथ पढ़ें, और बाइबल भी सारे लोग पढ़ें। आपको यह भी पता है कि गांधी ने एक बार ये कहा था कि अगर गीता गुम हो जाए और अगर मैं गीता का हर एक लफ्ज भूल जाऊं, फिर भी अगर मुझे सरमन ऑन द माउंट याद हो, तो मेरे पास से कुछ भी गुम नहीं होता है, क्योंकि सरमन ऑफ द माउंट से मुझे वही मसरत मिलती है और वही चीज मिलती है जो गीता से मिलती है। बहुत बड़ी बात। तो और अपने रिलीजियस एक्सपीरियंस को जो आपने इनहेरिट कर लिया है, अगर आप उसे काफी मानते हैं, तो फिर आपका क्या रहा, आपने क्या हासिल किया, आपने क्या जोड़ा उसमें जो दे सकें, यह चैलेंज है। तो गांधी को पढ़ना तो एक बात है, वह बात जरूर खो गई है, क्योंकि गांधी को हमने कुछ कोट्स में रिड्यूस कर दिया है। गांधी कुछ कोट्स में नहीं है। गांधी को जरा गौर से पढ़ना पड़ेगा। जब अहिंसा की वे बात कर रहे हैं, तो वह पेचीदा उसूल है जी, जिसको समझना पड़ेगा। जिस वक्त वह कह रहे थे कि अहिंसा के रास्ते ही आप कुछ कर सकते हैं, उस वक्त उनकी बात मजाक मालूम पड़ती थी, क्योंकि पूरी दुनिया में यह माना जाता था कि आखिर ताकत से ही ताकत को हराया जा सकता है, लेकिन रूह की ताकत से हथियार की ताकत को हराया जा सकता है, यह बात तो बिल्कुल ही मजाक थी। गांधी ने साबित किया कि ऐसा किया जा सकता है। बाद में नेल्सन मंडेला ने इसको माना, बाद में पोलैंड के लेक वालेसा ने इसको अपनाया, बाद में मार्टिन लूथर किंग ने इसको अपनाया, दूसरे मुल्कों में इसे अपनाया गया। अभी जो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में रिवोल्ट्स हुए हैं, वे भी नॉन वायलेंट रिवोल्ट हैं, वायलेंट रिवोल्ट्स नहीं हुए। तो गांधी की इस पेचीदा सीख को बाद में लोगों ने समझा, तो उन्हें जरा गौर से पढ़ने और समझने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा कि उसमें मेहनत लगेगी, सही, क्योंकि अगर उनको हम कोटेशंस में डाल दें, फॉर्मूला में डाल दें, तो फिर गांधी हमारे हाथ से निकल जाते हैं। जी, अभी आपने कुछ देर पहले कह रहे थे कि मुल्क में ये माहौल बनाया जा रहा है कि लोग अपने घर से निकलने से पहले ये देखें कि उनके टिफिन में क्या है, मटन है या बीफ है या फिर वेजिटेबल्स हैं। इस ताल्लुक से मतलब जब गांधी जी को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो आगे की, बहुत आगे की सोच रखते थे और वो जानते थे कि मुल्क में क्या हालात होने वाले हैं। मसलन गाय के ताल्लुक से वो ये कहते हैं, एक उनकी जो किताब है, आप वाकिफ होंगे, हिंद स्वराज में, मैं उनका एक कोट पढ़ रहा हूं। मैं गाय को इज्जत की निगाह से देखता हूं, इसी तरह मैं अपने हम वतनों यानी मुसलमानों को भी एहतराम और इज्जत से देखता हूं। जितनी गाय पाक है उतना ही मेरा हम वतन भी मुफीद है। तब क्या मुझे एक गाय के लिए अपने हम वतन मुसलमान से लड़ना और उसको मार डालना चाहिए? ऐसी कार्रवाई करने में मुसलमान और गाय दोनों की दुश्मनी हासिल कर लूंगा। हाँ, मैं अपने मुसलमान भाई को समझाऊंगा कि वो भी मेरी तरह गाय का मुहाफिज बन जाए। ये इतनी जबरदस्त बात गांधी जी ने कही है कि आज अखलाक का कत्ल हुआ, या इसी तरीके से राजस्थान में कत्ल हुए हैं, गाय के नाम पर दिन रात दहशतगर्दी चल रही है। तो अगर हम सिविल सोसाइटी मिलकर गांधी जी के नजरियात को अपने यूथ में, आज की नौजवान नस्ल में, स्कूल के लेवल से ये नजरियात पढ़ाना शुरू करें, कम से कम उन स्कूलों में जो हुकूमत के तहत नहीं चल रहे हैं, प्राइवेट हैं या जो सिविल सोसाइटी के तहत चल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि उम्मीद की कुछ किरण है? मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने गाय की बात की और मुसलमानों की बात की और गांधी को पढ़ा। एक दूसरा वाकया भी है जिसको सबको याद रखना चाहिए। यह 1947 का, हिंदुस्तान आजाद हो चुका है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी के पास पहुंचते हैं, गांधी को कहते हैं कि उनके पास कई पिटिशंस आई हैं और उन पिटिशंस में कहा गया है कि अब जब भारत आजाद हो चुका है तो यहाँ गोकुशी पर पाबंदी लगाने वाला कानून लाया जाना चाहिए। उनके पास हजारों ऐसी पिटिशंस आई हैं और बहुत लोग मिले भी हैं, ये राजेंद्र बाबू कहते हैं। और गांधी बहुत साफ अल्फाज में राजेंद्र बाबू को कहते हैं कि मैंने राजेंद्र बाबू को कहा है कि भारत सिर्फ ऐसे हिंदुओं का मुल्क नहीं है जो गोकुशी को ठीक नहीं मानते और जो गोमांस नहीं खाते। इसलिए उन्हें यह बात दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि भारत में कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता और ना बनाया जाना चाहिए जिसके जरिए आप गोकुशी पर पाबंदी लगाएं।
तो ये गांधी हैं जो खुद को गोभक्त सनातनी हिंदू कहते हैं। इतनी सफाई है, और वो सफाई ये है कि आपका अकीदा आपके पास है, लेकिन स्टेट का क्राफ्ट का प्रिंसिपल एक अलग चीज है, और उन दोनों में फर्क करना बहुत ही जरूरी है। तो मैं गोभक्त हूं, मैं जरूर दूसरों को कहूंगा कि आप गोमांस न खाएं तो अच्छा, लेकिन मैं इसके लिए कोई जबरदस्ती करने वाला कानून नहीं ला सकता। मैं उन्हें जेल में नहीं डाल सकता, मार डालने की बात तो बहुत दूर की है। तो जो लोग खुद को अभी गोभक्त कह रहे हैं, और हमें मालूम है कि गाय से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनकी गाय पर ना तो श्रद्धा है ना मोहब्बत है, तो यह सफाई स्टेट क्राफ्ट के प्रिंसिपल को लेकर सफाई, बुनियादी उसूल को लेकर सफाई जो गांधी के दिमाग में थी, आना हम लोगों के भीतर जरूरी है। और इसके लिए जैसा आपने कहा कि हमें स्कूल में साफ तौर पर हिम्मत के साथ इन सारे सवालों पर स्कूल से ही बात करना जरूरी है। इनको हम अवॉइड ना करें, इनसे बच के ना निकलें। हम ये ना सोचें कि ये बात बच्चे नहीं समझ पाएंगे और वे इस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कहीं हमसे ज्यादा कहीं हिम्मत रखते हैं, हम तो डर जाते हैं। मैं आपको हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। आपने सावरकर का जिक्र किया, एक और हमारी हिस्ट्री में बहुत अहम किरदार है और आप यकीनन उस किरदार से वाकिफ होंगे, मालवीय जी, जो गांधी जी के साथ मुस्तकिल रहे हैं। उनके किरदार के बारे में आप कुछ रोशनी डालिए। उनके ताल्लुक से बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि वो भी अल्ट्रा राइट विंग से ताल्लुक रखते थे और उनके यहाँ भी हिंदू नेशनलिज्म का उनके ख्यालात थे। आप किस हद तक इससे मुत्तफिक हैं? देखिए, मैं मदन मोहन मालवीय के बारे में मेरी जानकारी ऐसी नहीं है कि मैं अथॉरिटेटिव तरीके से उन पर बात कर सकूं, लेकिन जितनी भी जानकारी मेरी है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के उस दौर में, वह दौर एक बहुत अजीबोगरीब दौर था। मदन मोहन मालवीय हैं, लाला लाजपत राय हैं, ये सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आप कह सकते हैं हिंदूवादी हैं, और इनके विचारों में एक तरह का हिंदूवाद पाया जाता है। यहां तक कि आप मदन मोहन मालवीय में एक सवर्ण मानसिकता भी देख सकते हैं। खुद गांधी का जो पूरा इवोल्यूशन है, गांधी हमेशा एक तरह के नहीं है। शुरू में वो इंटरकास्ट डाइनिंग अपने आश्रम में नहीं करते हैं, लेकिन जब शुरुआत होती है 1915 में हिंदुस्तान में हैं, साबरमती के अपने आश्रम में वे एक ऐसे परिवार को रखते हैं जिसे उस वक्त बाकी लोग अछूत कहते हैं, और उस वजह से उस आश्रम के बंद होने का खतरा पैदा हो जाता है, बायकॉट होता है उसका। लेकिन गांधी अड़े रहते हैं कि अगर आश्रम में यह परिवार नहीं रहा तो आश्रम नहीं चलेगा। लेकिन उस वक्त गांधी इंटरकास्ट डाइनिंग नहीं कर रहा है, यह बात की बात है। और उसी तरह 1930 के आसपास आके गांधी का यह ख्याल पुख्ता होता है कि अब कास्ट को खत्म हो जाना चाहिए। वो आर्टिकल लिखते हैं, कास्ट मस्ट गो। इतनी सफाई गांधी में पहले नहीं है। तो ये जो कि जो दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ, उनके यहाँ भी कहीं ना कहीं ट्रांजिशन है है, लेकिन हमें ये देखने की जरूरत है कि वो ट्रांजिशन किस दिशा में है। कई बार ट्रांजिशन रिवर्स होता है और कई बार मैंने उनका नाम इसलिए लिया है, मैं आपको एक किताब मेरे सामने है, मैं उसमें से एक इक्तिबास और एक कोट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। और उस किताब को लिखने वाले मौलाना उबैदुल्ला सिंधी हैं, शायद आप वाकिफ हो इस नाम से। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी इंडिया की जो फर्स्ट गवर्नमेंट इन एग्जाइल 1915 के अंदर फॉर्म हुई थी, उसके होम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने लिखा है ये उनकी अपनी बायोग्राफी है, और उसमें एक नोट है, उसमें लिखा है, मैं थोड़ा सा लंबा है, मैं इसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। आपके लिए भी हो सकता है अगर आप पहली मर्तबा सुन रहे हो, लेकिन कम से कम ये कि हमारे नाजरीन और व्यूअर्स पहली मर्तबा सुनेंगे। इसमें यह है कि जंग अफगानिस्तान शुरू होने से पहले मौलाना सिंधी ने गांधी जी से खतो किताबत के जरिए पूछ लिया था कि हम अंग्रेजों से जंग करके शिमाले मगरिब हिंदुस्तान को आजाद कराना चाहते हैं, यानी जो फ्रंटियर का एरिया है। अगर हम जंग छेड़ दें तो क्या आप हमको मदद दे सकते हैं और हिंदुस्तान में बगावत कर देंगे? तो गांधी जी ने अपने हाथ का लिखा हुआ खत रवाना किया कि अगर अफगानिस्तान हिंदुस्तान की आजादी के लिए हमला करेगा तो हम लोग पूरी ताकत से हिंदुस्तान में बगावत कर देंगे। इस जवाब के मिलने के बाद अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो गांधी जी पीछे हट गए और अपना वादा पूरा न किया। उसकी ये वजह बताई गई कि मालवीय जी ने गांधी जी को रोक दिया था, इसलिए मौलाना सिंधी फिर गांधी जी से नाराज भी हो गए। तो क्या ये हिस्ट्री में आपकी नजर से कहीं गुजरा है? और अगर ऐसा हो जाता
कि गांधी जी कांग्रेस की मीटिंग में जो अहमदाबाद में हुई थी, जिसमें मालवीय जी ने मशवरा दिया था गांधी जी को कि आप बगावत न करें, अगर मुल्क में बगावत हो जाती, उधर से अफगानिस्तान ने इंडिया के ऊपर, ब्रिटिश इंडिया के ऊपर हमला किया था, तो हमें आजादी 1915 में मिल गई थी ना, हमें 1947 तक शायद इंतजार न करना पड़ता। आपकी क्या राय इस ताल्लुक से? 1915 की आप बात कर रहे हैं, 1915 की? जी हाँ, अराउंड दैट टाइम, 1915। 1915 टू 1918 के दरमियान का वाकया है। हाँ, तो 1915 में तो गांधी हिंदुस्तान आते ही हैं। जी, वो पहुंचते हैं हिंदुस्तान, जी, और उनको गोपाल कृष्ण गोखले ये कहते हैं कि अभी तो तुम पहले हिंदुस्तान को ठीक से देख लो, समझ लो, उसके पहले जुबान ना खोलो। हालांकि गांधी मकबूल हो चुके हैं दक्षिण अफ्रीका में अपने काम की वजह से, लेकिन गांधी खामोश रहते हैं। और एक तरह से 1916 के बाद उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होती है। और 1916 के बाद जो पहली ज्यादा बड़ी एक्टिविटी है वह है चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में होता है। जी, उस दरमियान आप यह भी याद रखें कि गांधी भारत में इंपीरियल आर्मी के लिए, ब्रिटिश आर्मी के लिए भर्ती कर रहे हैं सैनिकों की। ये बहुत दिलचस्प बात है, और उसके लिए उनके पास बहुत सारी दलीलें हैं। उनके विस्तार में जाने का भी वक्त नहीं है, लेकिन ये वो भर्ती कर रहे हैं। गांधी ब्रिटिश एम्पायर से पूरी तरह से निकलकर पूर्ण स्वराज पर अभी नहीं पहुंचे हैं, अभी उसमें काफी देर है। इसलिए और यह जो वाकया आप बतला रहे हैं, यह मेरी निगाह से गुजरा नहीं है, तो इस बारे में तो मैं कोई राय दे ही नहीं सकता जब तक मैं इसे उलट के देख न लूं। ये बिल्कुल इत्तेफाक है कि संजय साहब की अब चीज मेरे निगाह से नहीं गुजरी, तब तक इस पर मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को ब्रिटिश एम्पायर से निकल जाना चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता लानी चाहिए। गांधी जी को अभी इस सिद्धांत तक पहुंचने में काफी वक्त है। 1918 तक तो वो इस सिद्धांत तक पहुंचे ही नहीं। और मैं ये नहीं मानता गांधी का जो प्रिंसिपल था उस हिसाब से कि वे इस बात से कहीं भी सहमत हुए होंगे और किसी को उन्होंने कहा होगा कि अगर अफगानिस्तान हमला करता है तो हम भी बगावत कर देंगे, क्योंकि गांधी हमेशा इसके खिलाफ हैं। आप इस बात को याद रखिए कि सुभाष चंद्र बोस आईएनए बनाते हैं, और गांधी को सुभाष बोस के जो सहयोगी हैं वे आके उनसे पूछते हैं, तो वे कहते हैं कि सुभाष बाबू अगर जीत जाते हैं अपने तरीके से, मैं उन्हें बधाई दूंगा, लेकिन मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इस तरीके के साथ हुई नहीं। तो इसलिए आप जो बतला रहे हैं उसकी जांच करने की जरूरत है, और मैं भी जरूर उसकी जांच करूंगा, लेकिन अभी मैं उसके बारे में राय नहीं दे सकता। आप मदन मोहन मालवीय के बारे में जैसा मैंने कहा कि उनके हिंदू रुझानात बहुत साफ हैं जी, उनके अपर कास्ट ब्राह्मणिकल रुझानात भी बहुत साफ हैं, लेकिन मदन मोहन मालवीय की फिर भी सावरकर से तुलना नहीं की जा सकती। ओके। मदन मोहन मालवीय ने जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई, उस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को जगह नहीं होती या अकलियत को जगह नहीं होती। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये जो शख्सियतें थी, सर सैयद जैसी शख्सियत, मदन मोहन मालवीय जैसी शख्सियत, लाला लाजपत राय जैसी शख्सियत, ये पेचीदा शख्सियतें हैं जिनमें एक रंग एक वक्त हावी है, लेकिन आप उनकी तुलना सावरकर जैसे ये रिलीजियस लोग हैं, इनमें हिंदू रुझान बहुत गहरा है, इनका गाढ़ा है, लेकिन ये सावरकर की तरह एंटी मुस्लिम के उनको खत्म कर देना चाहिए और हिंदू बिल्कुल उनसे अलग रहें, ऐसे ना थे। एक सवाल आपके बारे में है कि आप बहुत ओपनली बोलते हैं, मैंने बहुत से आपकी स्पीचेस सुनी हैं सावरकर के खिलाफ, आरएसएस की मेंटालिटी के खिलाफ और गॉडसे के फॉलोवर्स के खिलाफ आप ओपनली बोलते हैं। अभी भी हम जो आपसे डायलॉग कर रहे हैं उसमें भी खुलकर ये बात सामने आ रही है। आपकी ट्रोलिंग कैसे होती है? यानी चूंकि आज के दौर में ये हो गया कि जो आदमी सही बात करेगा, इंसाफ की बात करेगा, हक की बात करेगा, उसकी बीजेपी के जो सेल वाले हैं, आईटी सेल वाले, उसकी ट्रोलिंग उनको करनी है। तो आप चूंकि एक बहुत मशहूर चेहरा हैं पूरे इंडिया में और इस बात की वजह से जाने जाते हैं कि आप ओपनली बोलते हैं, तो आपकी ट्रोलिंग आखिर कैसे होती है और क्या आप ये ट्रोलिंग आपको कहीं एहसास दिलाती है कि मुझे खामोश हो जाना चाहिए? मेरे लिए शायद ये अच्छा है कि मैं सोशल मीडिया पर हूं नहीं, यानी ट्विटर पे नहीं हूं और फेसबुक पर नहीं हूं, इसलिए मुझे उसका सामना नहीं करना पड़ता। जो इन प्लेटफॉर्म्स पे जो लोग हैं उन्हें जिस तरह की गालियों का सामना करना पड़ता है बिन चाहे, मैं उससे बच जाता हूं। इस वजह से मुझे मालूम है कि अगर दूसरे की मैं कोई बहुत
मशहूर भी नहीं हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और मैं अपनी बात कहता हूँ लिखकर बोलकर। लेकिन सिर्फ मुझे ये पता है अखबारों में जो कमेंट्स आते हैं या बाकी जगह, कमेंट्स का पैटर्न बिल्कुल एक है, इसलिए उनसे जरा ऊब होती है। मतलब अगर आप कमेंट्स पढ़ें, आपने एक आर्टिकल लिखा, किसी विषय पर एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल के जवाब में अगर आपसे ये कहा जाए तुम्हारा बेटा उमर खालिद है, तो फिर आपको थकान होने लगती है, ऊब होने लगती है कि भाई मैंने एक आर्टिकल लिखा है, अगर उसमें कहीं तुमको कोई बात गलत नजर आती है तो बोलो, तो मजा आए, मैं उसे पढूं और फिर उसका जवाब देने की कोशिश करूं। लेकिन अगर हर आर्टिकल पर हमला करते हुए एक ही बात आप कह रहे हैं, इसका मतलब आप आर्टिकल पढ़ भी नहीं रहे हैं। आपका कोई इरादा आर्टिकल पढ़ने का नहीं है, कोई इरादा उस पर बहस करने का भी नहीं है, इरादा शोर पैदा करने का है। और ये जो पूरी स्ट्रेटेजी है, इसको हमें समझ लेना चाहिए। ट्रोलिंग की स्ट्रेटेजी ये है कि आप एक शोर पैदा कर दें लोगों के दिमाग में, और जो कह रहा है, बोल रहा है, जो पढ़ रहा है, सबके दिमाग में, जिसके चलते होगा ये कि किसी भी तरह की बातचीत नामुमकिन हो जाएगी। तो अगर हम इस शोर को नजरअंदाज कर दें, हालांकि ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप जवाब किस बात का देंगे? अगर आपने 5 विषयों पर लेख लिखा, अलग अलग तरह से लिखा, हर लेख पर अटैक एक ही तरह से हो रहा है, यानी हर लेख के जवाब में आपसे पूछा जा रहा है तो आपका बेटा उमर खालिद कैसा है, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? कुछ भी नहीं। आप हंस के रह जा सकते हैं कि आपकी अकल आपको मुबारक, और आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप बातचीत नहीं करना चाहते हैं, तो इससे आपकी शख्सियत में कमी ही आती है। मैं इसी तरह इसको देखता हूँ। रहा सवाल डरने का, तो मैं ये नहीं कह सकता, मैं इंसान हूँ, किसी भी इंसान की तरह मुझे भी डर लग सकता है, लेकिन अब तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि इस वजह से बोलना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मेरे पास कुछ बात है जो कही ही जानी चाहिए, तो उसे मैं किस वक्त के लिए बचा कर रखूं, और खुद को भी किस वक्त के लिए बचा कर रखूं। जिस वक्त उसकी जरूरत है उसी वक्त उसको बोला जाना चाहिए। बहुत उम्दा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज मैं अपने आप को प्रिजर्व कर लूंगा ताकि फ्यूचर में कुछ करूंगा, लेकिन वो फ्यूचर है कहाँ? वो फ्यूचर फिर आएगा नहीं, क्योंकि एक इनडेफिनिट प्रेजेंट है। आखिरी बात, आप आज की नस्ल को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हों, आप गांधी जी की तालीमात और उनके ख्यालात की रोशनी में उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो कैसे इस मुल्क की तरक्की में यकीन रखें और उसके लिए सोचें? देखिए, गांधी, आपने कुछ देर पहले कोट पढ़ा गांधी का। गांधी किसी भी तरह की सीमा, हद के पक्ष में नहीं थे। वो सीमा नेशन स्टेट की हो सकती है, आपके रिलीजन की हो सकती है। गांधी के जो उसूल हैं, उनमें पहला उसूल है रिश्ते कायम करो, दूसरों से रिश्ते कायम करो और दूसरों को अपना दोस्त बनाओ, किसी से नफरत ना करो। लेकिन इसके लिए जरूरी यह होगा कि इंसाफ की तरफ खड़े हो, यानी गुलाम और मालिक का जो रिश्ता है या ऊंच और नीच का रिश्ता है, इसके खिलाफ लगातार लड़ते रहो। क्योंकि अगर यह बना रहा ऊंच और नीच, तो बराबरी नहीं होगी, और फिर दोस्ती भी नहीं होगी, और फिर अहिंसा भी नहीं होगी। तो ये तो पहली चीज है। दूसरी, कि तुम जिस बात पे अभी यकीन करते हो, जिसे सच समझते हो, जिस पर यकीन करते हो, उस पर अमल करने की हिम्मत रखो। इस वजह से कि 10 साल पहले तुम ये नहीं देख पाए थे, हिचक जाओ तो इसका मतलब कि तुम सच्चाई की तरफ नहीं हो। तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट नहीं है पहले से, इंपॉर्टेंट ये है कि इस क्षण मैं इस बात को देख रहा हूं और मुझे यह ठीक लग रही है, तो मुझे कहना चाहिए यह। दूसरे, कि तुम जो करते हो उसकी जिम्मेवारी पूरी तरह से उठाओ। यह हिपोक्रेसी के खिलाफ है। यानी आप अगर किसी बात पर यकीन करते हैं तो उसे कहें भी और उसकी जिम्मेदारी भी लें। कल को अगर आपसे कोई पूछे और आप कहें कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं कह रहा था, मेरे नाम पे कह दिया गया, या मेरा मतलब यह नहीं था, है ना। और हमने इस मुल्क में ऐसे अनेक उदाहरण देखे हैं जब लोगों ने पूरे मूवमेंट चला दिए हैं
और मूवमेंट चलाने के बाद जब उनसे पूछा गया है तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो नहीं कहा था। मसलन लाल कृष्ण आडवाणी ने पूरा मूवमेंट चलाया, मंदिर वहीं बनाएंगे, जी और जब मस्जिद टूटी तो उन्होंने कहा पता नहीं किसने तोड़ दी, मैंने तो नहीं कहा था, मैंने तो सिर्फ कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे। तो लाल कृष्ण आडवाणी की जो कायरता है, या उस मूवमेंट के सारे लोगों की कायरता, वो ये है कि उन्होंने जो कहा उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। तो यह बात सावरकर के साथ भी थी कि सावरकर को अगर आप देखेंगे, गांधी के कत्ल के बाद जो मुकदमा चल रहा है, उस अदालत को देखेंगे, तो सावरकर गोडसे और बाकी लोगों से एक बार भी आंख नहीं मिलाते हैं, जबकि गोडसे उनके शिष्य थे और साजिश में शामिल थे। और आज भी सावरकर, आरएसएस जो है ये इनकार करती है कि गोडसे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, कोई ताल्लुक नहीं था। ये तो गोपाल गोडसे ने लिखा कि भाई हमने इसलिए कहा कि हमारा ताल्लुक नहीं था कि हम उनको बचाना संकट चाहते में हैं। डालना चाहते थे। सही। लेकिन आप में हिम्मत होती तो आप कहते ना। जी हाँ। लेकिन आप तो किसी भी चीज की जिम्मेदारी ही नहीं लेते। जी। तो फिर आपको मैं साहसी कैसे कहूं? तो गांधी की जो सबसे बड़ी सीख है, वो सीख है जिम्मेदारी लो। दूसरी सीख है डरो मत। और ये मुझे लगता है ये पहली सीख है, डरो मत। जी। यह बात नौजवानों के लिए अहम है, हम जैसे लोगों के लिए भी अहम है, बाकी लोगों के लिए भी अहम है कि डरो मत और जिम्मेदारी लो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सर्जिकल स्ट्राइक का ये शो दरअसल एक तहरीक है और एक मिशन है, और इसका मकसद मीडिया के ज़रिए या मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के ज़रिए मुल्क में जो कन्फ्यूजन की फ़िज़ा कायम की जा रही है उसको क्लियर करना है। हम इस मुल्क की तरक्की में यकीन रखते हैं, और वो मुल्क के जिसके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन और दस्तूर है, ये चाहते हैं कि इस मुल्क में और उसके बाशिंदे भी दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम बने, और इसके लिए हम डायलॉग करते रहेंगे और मुआशरे में जो नेगेटिव ख्यालात हैं उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। आज का ये शो मैं गांधी जी के कोट के ऊपर ख़त्म करता हूँ। वो नेशनलिज्म और मुसलमानों के ताल्लुक से हिंद स्वराज में सफ़ा नंबर 47 पर लिखते हैं, हिंदुस्तान के बाशिंदगान को के एक कौम होने पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुख्तलिफ मजहबों के पैरोकार हैं। ये जरूरी नहीं है कि परदेशियों के आने से मुल्क की आबाद कौम तबाह हो जाए, बल्कि परदेसी खुद इस मुल्क की कौम में समा जाते हैं। अगर हिंदुओं का ये ख्याल हो कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही आबाद हों, दूसरे मजहब के लोग नहीं, तो वो ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे आज के मेहमान प्रोफेसर अपूर्वानंद झा साहब का। मैं आपने टाइम निकाला और हमारे इस शो को रौनक बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर इसी तरह के किसी मौजू पर डायलॉग करने के लिए आपसे कांटेक्ट किया जाएगा और आपका कीमती वक्त आपसे लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।